हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। और बेटा, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 12 की अगली राइटिंग स्किल, जो कि होने वाले हैं फॉर्मल लेटर्स, राइट। तो इस वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पर मैं आपको सारे नोट्स और पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो मेक श्योर यू ज्वाइन द चैनल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी राइटिंग स्किल्स कौन कौन सी है। तो बेटा, ये टोटल 6 राइटिंग स्किल्स हैं आपकी, और मैं इसको दो दो के पेयर्स के अंदर जो है आपको करवा रही हूँ। पहली दोनों राइटिंग स्किल्स जो है नोटिस और इन्विटेशन रिप्लाई, ये दोनों की दोनों राइटिंग स्किल्स मैंने एक सिंगल वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। यहाँ पर उसका लिंक जो है डिस्प्ले हो रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, राइट। इसमें मैंने पूरा अच्छे से कवर किया है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा वो, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जो है बेटा, एक तो है लेटर टू द एडिटर और दूसरा है जॉब एप्लीकेशन। तो जो लेटर टू द एडिटर वाला जो वीडियो है ना बेटा, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। हालांकि ये वाला वीडियो मैंने क्लास 10 के लिए बनाया था, बट इट इज वन एंड द सेम थिंग। जो फॉर्मेट है या जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो सारी की सारी जो है, जो मैंने क्लास 10 में बताई है, वो सेम ही क्लास 12 के लिए है, वो अलग नहीं है, राइट। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो की लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लेटर टू द एडिटर इजीली मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी कि लेटर टू द एडिटर क्या होता है, राइट। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं हमारे जो जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर है उसकी तरफ। तो बेटा, जब जॉब एप्लीकेशन की बात हम करते हैं तो बेसिकली देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर टू द एडिटर या लेटर, फॉर्मल लेटर का जो एक फॉर्मेट होता है, हम सबसे पहले उसे देखते हैं। कोई भी फॉर्मल लेटर हो, चाहे वो लेटर टू द एडिटर है या वो जॉब एप्लीकेशन है, कुछ भी है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो होता है ना बेटा, वो क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है। अब सेंडर्स एड्रेस की जब हम बात करते हैं, तो जब हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस, तो मैक्सिमम 3 लाइंस में होगा। मैक्सिमम 3 लाइंस का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि आपको इससे ज्यादा उसको नहीं लेकर जाना है। इनफैक्ट अगर सिर्फ 2 लाइंस में भी आप निपटा सको तो प्लीज वही करिएगा, ज्यादा लेंथी इसको नहीं लिखना होता है। उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आपको क्या लिखनी होती है, डेट। अभी मैं हमेशा बताती हूँ कि जब आपको डेट लिखनी होती है तो यू आर नॉट सपोज टू राइट द वर्ड डेट। आपको डेट शब्द नहीं लिखना होता है, आपको जो डेट है वो सीधा वही लिख देनी होती है। यानी अगर हम कहें कि 11 मार्च लिखना है, तो आपको सीधा क्या लिखना है, 11 मार्च 20XX, सीधा आपको ये लिख देना है। यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस वर्ड, ये जो शब्द है डेट, वो आपको नहीं लिखना है। ये मैं इतना रिपीटेडली इसे बोलती हूँ क्योंकि इतना बोलने के बाद भी कई बार बच्चों से गलती हो जाती है, ठीक है। और डेट का फॉर्मेट आप ये रखेंगे, या तो आप ये रखिए डेट का फॉर्मेट, या फिर आप मार्च 11 कॉमा ये रखिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप रख सकते हैं। अगर आपने मंथ और डेट आगे पीछे किया है तो यहाँ पर कॉमा लग जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला जो तरीका है, ये फॉर्मेट जो है डेट का, आप सिर्फ उसे ही फॉलो करें। बहुत सारे फॉर्मेट साथ करने से भी कई बार कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है बिल्कुल भी, राइट। तो ये हो गया हमारा डेट। उसके बाद अगेन यू विल लीव अ लाइन, लाइन छोड़ने के बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। अब रिसीवर्स एड्रेस में भी सेम ही चीज है कि उसको भी आपको मैक्सिमम 3 लाइंस में ही लिखना है। और मैक्सिमम 3 लाइंस में लिखने का अगेन वही मतलब है कि आपको इसको बहुत लेंदी नहीं करना। अब सिंस एड्रेस की बात हो चुकी है, रिसीवर्स एड्रेस भी हो चुका है, सेंडर्स एड्रेस भी हो चुका है, तो एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी हम ये एड्रेस लिख रहे होंगे तो उस एड्रेस की जो एंडिंग है वो किसी भी पंक्चुएशन से नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एड्रेस लिख रही हूँ C23 विद्यानगर, C23 विद्यानगर, अगर मैंने ये एड्रेस लिखा है तो इसके बाद मैं कॉमा नहीं लगाऊंगी। यहां पर ये एंड हो गया, और यहां पर मान लीजिए मैं दिल्ली लिख रही हूं, तो यहां पर जब मैंने ये लगाया तो इन नगर के बाद जो ये मैं कॉमा लगा रही हूँ ना, ये कॉमा मुझे नहीं लगाना है, इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ऐसी छोटी बड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब फॉर्मेट का ही हिस्सा होता है बेटा, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, रिसीवर्स एड्रेस हो गया, फिर बाद में हम लोग यहाँ पर लाइन छोड़ेंगे, एंड व्हाट वी विल राइट, सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हमें सब्जेक्ट वर्ड लिखना है, यस, हमें सब्जेक्ट शब्द लिखना है, कोलन लगाना है, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट जिस भी बारे में हम लिख रहे हैं हमें वो लिखना है। जैसे अगर लेटर टू द एडिटर है तो जिस मुद्दे को या जिस भी इशू को आपको डिस्कस करना है वो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे। और अगर जॉब एप्लीकेशन है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे अप्लाइंग फॉर दी, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लिखेंगे तो किस केस में लिखेंगे, जब जॉब एप्लीकेशन के लिए आप कर रहे हैं।
लेटर टू द एडिटर अगर आप लिख रहे होंगे तब आपको क्या लिखना है, जो भी इशू आपको डिस्कस करना है लेटर में, उस इशू के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास एक लेटर टू द एडिटर लिखना हो जहां पर आपको कोई गार्बेज प्रॉब्लम अगर आपको के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है, तो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग गार्बेज इश्यूज इन द सोसाइटी, है ना। इस तरीके की चीजें जो है आपको सब्जेक्ट में मेंशन करनी होती है। ध्यान रखिए सब्जेक्ट के अंदर फ्रेजेस की तरह सब्जेक्ट को लिखना होता है, आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना होता है। जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देनी है कि किस रिगार्डिंग ये लेटर जो है हम लिख रहे हैं, सिर्फ इतना आपको बताना होता है। अगेन आपको लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। कई बार बच्चे ना 2-2 लाइन में लिख देते हैं, ये मत कीजिएगा। मैक्सिमम 5 to 7 वर्ड्स होते हैं एंड दैट्स इनफ। 5 to 7 वर्ड्स के अंदर आपको अपना लेटर जो अपना सब्जेक्ट जो है वो खत्म करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। नाउ व्हाट इज सैल्यूटेशन, जैसे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, इस तरीके से आपको लिखना है। ध्यान रखिए कभी भी आपको कॉमा नहीं लगाना है यहाँ। जैसे अगर आपने रिस्पेक्टेड सर लिखा या रिस्पेक्टेड मैम लिखा, उसके बाद आप कॉमा जो है नहीं लगाएंगे। कई बार इतना झट से वो फ्लो के अंदर बच्चे बड़े कहते हैं मैम फ्लो के अंदर ना कॉमा लग गया। नहीं, ये फ्लो के अंदर कॉमा नहीं लगाना है, ध्यान रखना है पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो लेटर जो होता है ना पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइंड होता है, पूरा का पूरा लेटर जो है लेफ्ट अलाइंड होता है, मतलब पेज जो है उसकी लेफ्ट साइड में ही रहेगा थ्रू आउट। कोई भी चीज राइट में नहीं जाएगी, कोई भी चीज सेंटर में नहीं आएगी, थ्रू आउट लेफ्ट रहता है। और ये फॉर्मेट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। इसके अलावा फॉर्मेट का एक और जरूरी हिस्सा क्या है, लाइन छोड़ने वाला। लीव अ लाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस में तो फिर भी क्या होता है बेटा कि आपकी कुछ चीजें सेंटर में है, कुछ चीजें राइट में आप लिख रहे हो, कुछ चीजें फिर आपकी जस्टिफाई अलाइनमेंट में होती है ना, अलग अलग है। तो उसमें तो फिर भी ना आपको थोड़ा क्लियरली दिख जाता है। मतलब इस तरीके से ही होता है ना आपका नोटिस कि भाई आपने यहाँ पर सेंटर लाइन लिखा, फिर यहाँ लेफ्ट में लिखा, फिर सेंटर, फिर इस तरीके से, फिर वापस लेफ्ट में आ गया। तो देखो हर चीज खुली खुली है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर में, तो हर चीज समझ में आ जाएगी कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। लेकिन हमारे लेटर के साथ ऐसा नहीं है। लेटर में सब कुछ चूंकि लेफ्ट में होता है, अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी तो सब वो हौच-पौच सा हो जाता है, तो वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो मेक श्योर आपको क्या करना है, आपको जो है लाइन बिल्कुल छोड़नी है। लाइन नहीं छोड़ने की गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। यहां तक आपने लिखा, सैल्यूटेशन किया, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, रिस्पेक्टेड मैम या डियर भी लगा सकते हैं, या आप सिर्फ सर या सिर्फ मैम भी लिख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट रिस्पेक्टेड लिखिएगा, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप लेटर लिखने लगेंगे तो अगर लेटर टू द एडिटर है, जॉब एप्लीकेशन का तो मैं भी आपको समझाऊंगी, सैंपल लेकर आई हूं, लेकिन अगर लेटर टू द एडिटर है तो उसमें शुरुआत में ही आपकी एक लाइन आप फिक्स कर लो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये एक लाइन आप शुरू में ही ध्यान कर लो, इसी से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। और फिर आप अपना जो भी इशू है, जैसे गार्बेज इशू है, उसके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हो कि वो इशू जो है किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कि भाई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है। आपने उसे सोल्यूशन क्या क्या सोल्यूशंस दिए, थर्ड पैराग्राफ में आप उसे सोल्यूशंस बता सकते हो कि भाई लोगों को अवेयर करवाने की कोशिश की। कुछ लेटर्स इस तरीके के होते हैं जिसमें आप सोल्यूशंस में पता है क्या बोल सकते हो कि सोल्यूशंस के तौर पे हमने स्किट भी करवाई है ना, छोटे छोटे प्लेस करवाते हैं बच्चों के थ्रू ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके। तो आप बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो। टोटल आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटिंग स्किल्स में ना कॉमन सेंस का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे ना, भाई जैसे गार्बेज इशू के बारे में आपको अवेयर करना है, तो बिल्कुल हो सकता है कि जैसे कई बार जो इवेंट्स होते हैं ना, फेस्टिवल्स आते हैं, उन फेस्टिवल्स के अंदर ना छोटी छोटी स्किट्स करते हैं बच्चे। तो हो सकता है कि ऐसी स्किट करवाई हमने, ऐसा फेस्टिवल था, कोई भी एक फेस्टिवल, उसमें हमने स्किट कराई ताकि लोगों को अवेयरनेस फैले कि किस तरह से कचरा नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी सॉल्यूशंस आप बता सकते हो जो आपने करने की कोशिश की। पैम्फलेट्स भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। जिस तरीके का इशू आप डिस्कस कर रहे हैं उस तरीके के इशू से मिलते जुलते सॉल्यूशंस आपको देने होंगे, राइट। तो ये बस आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और डिटेल में मैंने वो जो लेटर टू द एडिटर वाला जो वीडियो बनाया है अलग से, वो आप देखेंगे ना, और अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। जहां तक जॉब एप्लीकेशन की बात है, तो ये जो बॉडी ऑफ लेटर है ये मैं आपको अभी सैंपल बताऊंगी, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और उसमें आखिर में फिर आपको क्या लिखना है, जैसे ही लेटर ये लिखा और उसके बाद आपको थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू में वाई आप हमेशा स्मॉल रखेंगे, वाई कभी भी कैपिटल नहीं होता, क्योंकि थैंकिंग यू को हम एक सेंटेंस की तरह ही इसको लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, योर्स। चलो यहाँ पर ना स्पेस थोड़ी कम पड़ गई, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रही हूँ, ठीक है। अगेन लेफ्ट में आप क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे ही लिखना है आपको।
देखो अगर आपकी आंसर शीट में भी पेज की अगर कमी पड़ जाए ना, मतलब पेज अगर खत्म हो जाए, कमी तो क्या पड़ेगी, खत्म अगर हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज पर ही लिखोगे। मेरा भी वो पेज खत्म हो गया है तो नेक्स्ट पेज पर मैं आई हूं, तो नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, अगेन लेफ्ट साइड से ही और ऊपर से यहां क्या लिखेंगे, योर्स रिस्पेक्टफुली, है ना। अब यहां पर रिस्पेक्टफुली, पहले तो देखो योर्स के अंदर क्या हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, नहीं लगाया। अगर आपने इस तरीके से योर्स लिखा है अपोस्ट्रोफी लगा के, सो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, योर्स ऐसे ही लिखा जाएगा। दूसरा, रिस्पेक्टफुली में जो है आर, ये वर्ड, ये लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा, चाहे रिस्पेक्टफुली लिखे, फेथफुली लिखे, ट्रूली लिखे, तो फेथफुली में एफ, ट्रूली में टी, हमेशा स्मॉल लेटर में ही होगा, क्योंकि ये एक सेंटेंस की तरह कंसिडर किए जाते हैं। योर्स रिस्पेक्टफुली और उसके बाद नेम और सिग्नेचर, ठीक है, नेम और सिग्नेचर। अब यहां पर जब आप साइन करें ना, जब आप अपना नेम लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर अपना नाम लिख रही हूँ और फिर बाद में मुझे साइन करना है, तो मैं साइन ऐसे नहीं कि यू कर दिया, नहीं, मतलब इसके ऊपर नहीं करना है मुझे कि गड़बड़ हो जाए, नो, व्हाट आई एम सपोज टू डू, कि मुझे यहां कहीं पर साइन करना होगा ताकि क्लियर दिखाई दे। कई बार बच्चे ना अपना नाम लिखेंगे, अपना एज इन की जो भी क्वेश्चन में नाम दिया है वो नाम लिखा और उसके ऊपर ही इस तरीके से चिड़िया सी बैठा देते, समझ में ही नहीं आता कि क्या है, मतलब समझ नहीं आता, क्लियर ही नहीं होता है वो। तो इस तरीके से खुला खुला पूरी शीट, आंसर शीट आप ही की है, बिल्कुल भी उसमें हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट जो है मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, आई होप अब तो अच्छे से रट गया होगा आपको। यही फॉर्मेट होता है लेटर का, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो या लेटर टू दी एडिटर हो। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं हमारे जॉब एप्लीकेशन की, तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चन, ये सैंपल पेपर का ही मैंने क्वेश्चन लिया, आपके क्लास 12 का जो सैंपल पेपर है 25-26 वाला ही, उसी का ही मैंने क्वेश्चन लिया। और इसमें क्या है देखो, यू आर लक्ष्मी कपूर फ्रॉम, आप कौन है, लक्ष्मी कपूर, यानी क्या हमारे पास सेंडर का नाम आ गया जो हमें एकदम आखिर में लिखना है, यस, क्या नाम है, लक्ष्मी कपूर। क्या एड्रेस मालूम है हमें सेंडर का, बिल्कुल मालूम है, देखो 51A सेकंड फ्लोर शालीमार विहार दिल्ली, हमारे पास ऑलरेडी सेंडर का एड्रेस भी आ गया, दो इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर यू हैव कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट इन द अर्बन इको फॉर द पोस्ट ऑफ अ जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट अ लीडिंग मार्केटिंग फर्म। अब आपने एक जॉब का एक एडवर्टीजमेंट देखा, तो एडवर्टीजमेंट कहां देखा है, द अर्बन इको। क्या द अर्बन इको, चाहे ये न्यूज़पेपर है चाहे मैगजीन है, वैसे न्यूज़पेपर है, ये जो न्यूज़पेपर है क्या ये रिसीवर्स एड्रेस होगा, क्या नहीं, यहीं पर आके कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। द अर्बन इको सिर्फ वो न्यूज़पेपर है, या ये कहें कि सिर्फ वो माध्यम है जिसके थ्रू आपको पता चला कि जॉब कहां निकली है। सो अर्बन इको इज नॉट द रिसीवर्स प्लेस, रिसीवर्स एड्रेस नहीं है। इनफैक्ट रिसीवर्स एड्रेस क्या है, रिसीवर्स एड्रेस है वो जो मार्केटिंग फर्म है ना, ये मार्केटिंग फर्म, और इस मार्केटिंग फर्म की पूरी जानकारी आपको इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपको सारा नाम पता सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको वो लिखना है, ठीक ठीक है। और पोस्ट भी हमें मालूम है, जिस पोजीशन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, पोस्ट ऑफ जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये पोस्ट है, ठीक है। नाउ इंक्लूड योर बायोडेटा अलोंग विद द एप्लीकेशन। अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है और उसमें अपना जो बायोडेटा है उसे आपको एनक्लोज करना है, अटैच करना है, राइट। अब देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट क्या है, उस इंफॉर्मेशन को पूरा देखो। इसमें वी आर लीडिंग मार्केटिंग फर्म लुकिंग फॉर डायनामिक इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आपको अपने बायोडेटा के अंदर क्या क्या लिखना है उसकी हेल्प आपको यहीं से मिल जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, भाई इनको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में लिखना नहीं भूलेंगे। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं, है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी डिजिटल मार्केटिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको अपनी जो डिग्री बतानी है, इसके अंदर जो डिग्री आपको लिखनी है वो इसी से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम, तो आप बिल्कुल ही अपनी अगेन स्किल्स के अंदर लिख सकते हैं कि आप टीम में काम कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी जो स्किल्स मेंशन करने में आपको हेल्प करेगी, ये जो आप जॉब एप्लीकेशन या जो आप बायोडेटा अपना लिखेंगे उसके अंदर हेल्प करेगी स्किल्स मेंशन करने में, ये ऐसे हेल्प हुआ। फिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, तो आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केटिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो मार्केटिंग या कम्युनिकेशन या उससे रिलेटेड फील्ड में। अब आपको डिग्री भी मेंशन करने के लिए आप परेशान नहीं होना, या तो आप लिख सकते हो कि आप मार्केटिंग में ग्रेजुएट हो, या आप लिख सकते हो कि आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करी है, या कम्युनिकेशंस के अंदर आपने ग्रेजुएशन की है। ऑलरेडी आपके सामने है कि आपका ग्रेजुएशन या आपकी बीए या एमए जो है किस में हुई है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर हुई है, ठीक है। एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी, यानी आप यहां पर अगर फ्रेशर भी हो, बिगिनर भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो कि ऑल्दो आई एम अ फ्रेशर, आई हैव नो वर्किंग एक्सपीरियंस, बट आई एम स्किल्ड इन दीज एरियाज, ठीक है, मैं इन एरियाज में स्किल्ड हूं।
ठीक है, या मेरे कॉलेज लेवल पे मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनका मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं, आई डोंट हैव वर्किंग एक्सपीरियंस बट आई डू हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एट कॉलेज लेवल। इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा कॉन्टेक्ट देखो यहाँ लिखे हुए हैं, ये किसका कॉन्टेक्ट है, ये है रिसीवर। आपको येलो कलर दिख रहा होगा क्या, यहाँ व्हाइट पे मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। देखो यहां पर आपको ये जो ट्रेंड सेटर्स डिजिटल, ये देखो ट्रेंड सेटर्स डिजिटल एजेंसी, एड्रेस 12B ग्रीन स्ट्रीट न्यू दिल्ली 110001, ये है रिसीवर्स एड्रेस। ये वो एड्रेस है जहां आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखो इसके अंदर तो मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं ना। लक्ष्मी कपूर, ये सारा क्या है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद क्या आ गई है, डेट। और ये जो मैंने स्पेस छोड़ रखा है ना थोड़ा थोड़ा, ये स्पेस छोड़ना मतलब लाइन छोड़नी है आपको। उसके बाद ये हमारा क्या आ गया, ग्रीन स्ट्रीट वाला ट्रेंड सेटर्स डिजिटल एजेंसी, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया, राइट। अब यहाँ आपको आगे वापस लाइन छोड़ के क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, पोस्ट ऑफ जूनियर क्या था, जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राइट। तो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, राइट। तो यहां अगर आप देखोगे ना बेटा, तो कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं अपनी तरफ से नई इंफॉर्मेशन ढूंढ के ला रही हूँ, नथिंग। इस मोमेंट तक यहां तक तो आपको सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम ही फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है। और सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, जो भी क्वेश्चन में पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आप लिख दीजिए। यहां पर जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो आप ये लिख दीजिए एंड दैट्स इट। और उसके बाद आपने क्या लिखा है, डियर सर या डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ यहां पर आपको कंटेंट में क्या लिखना होता है, जो बॉडी ऑफ लेटर है यहां पर, बेसिकली ये लेटर एक एप्लीकेशन है। तो यहां आपको ये बताना है कि आपने जो जॉब जिसकी आपने एडवर्टाइजमेंट निकाली है, उस जॉब के लिए मैं एक राइट कैंडिडेट क्यों हूं, आपको ये बताना होता है। तो आप सबसे पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है ना इसका लेटर का, जॉब एप्लीकेशन का, फर्स्ट पैराग्राफ में तो आप क्या बताते हो कि मुझे आप द अर्बन इको, मतलब इस न्यूज़पेपर के थ्रू आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी ना उसके बारे में पता चला कि अर्बन इको के अंदर आपने एडवर्टाइज किया। तो देखो, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट ट्रेंडसेटर्स डिजिटल एजेंसी एज एडवर्टाइज्ड इन द अर्बन इको। मतलब यहां पर तो द अर्बन इको है, जिस भी न्यूज़पेपर में या जिस भी मैगजीन में या जहां पर भी जिस भी सोर्स से आपको पता चला है कि भाई ऐसी ऐसी कोई पोजीशन निकली है, ऐसी कोई नौकरी निकली है, तो आप ये बताओगे कि मुझे उसके थ्रू पता चला कि ऐसी कोई पोस्ट निकली है। फिर आगे क्या बताओगे, मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, मुझे इस पोजीशन पर काम करने में इंटरेस्ट है, आप ये बताओगे। सो विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग एंड अ कीन इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट टू योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई मेरे पास क्या डिग्री है, मैंने डिग्री बता दी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में मेरे पास डिग्री है। यहां आपको ये सोचना नहीं पड़ा कि मेरे पास क्या डिग्री है, क्योंकि आपको जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है कि कहां कहां आपको डिग्री हो सकती है। आपके पास मार्केटिंग की डिग्री हो सकती है, आपके पास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हो सकती है कि नहीं, वही आप इसमें लिख दोगे। क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन में ही आधा आंसर दिया हुआ होता है लेटर्स का या राइटिंग स्किल्स का, आई वुड से। ठीक है, तो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है मार्केटिंग के अंदर और इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूं, आई एम कीन टू, मतलब दिखाइए, शो कीजिए इन कंपनी वालों को कि मैं कितना ज्यादा काम करने के लिए तरस रहा हूं आपकी इस कंपनी के अंदर। सो आई एम कीन टू, आई एम ईगर टू वर्क विद यू इन योर, ईगर टू वर्क इन दिस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, जो भी नाम है ना, ये आपको बस बताना है, राइट। इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसके आगे आप अपनी स्किल का बखान करेंगे कि मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने टीम के अंदर मेरे को अच्छे से काम करना आता है, राइट। ये सारी चीजें आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि पेशेंस है आपके अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप जानते हो, ये सारी चीजें आप अच्छे से बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आई डू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन जीते हो, मेक श्योर आप इसमें लिखें। अब जरूरी नहीं कि आपने खुद ने जीते हुए हो, लेकिन आप अपनी तरफ से बता सकते हैं, लेकिन वो सब लॉजिकल लगे। मतलब इतना आप अपने आप को मत बखान कर देना कि आप सीधा सुपरमैन के टक्कर के ही हो जाओ कि मैंने यहां पर ये गोल्ड मेडल जीते हुए, वहां पर वो जीता हुआ, सब कुछ जीता हुआ है मैंने, ऐसा नहीं, जो लॉजिकल लगे, रीजनेबल लगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहां क्या लिखा है, आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन मार्केटिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब मैंने अपनी कहां से कंप्लीट करी है मैंने अपनी डिग्री, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, जो पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ था। उसके अलावा आई डू नॉट हैव फॉर्मल एक्सपीरियंस
Although I do not have formal experience, I have voluntarily assisted a small startup with their online marketing. अब यहाँ देखिए, मेरे पास फॉर्मल वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने कुछ स्टार्टअप कंपनीज को असिस्ट किया है, या मैंने कुछ स्टार्टअप कंपनीज में वॉलंटियर हेल्प करी है, या फिर वॉलंटियरली हेल्प करने का क्या मतलब है कि मैंने अर्न कुछ नहीं किया, मनी वगैरह कुछ नहीं, लेकिन मैंने सीखा बहुत, ठीक है। या मैंने एज एन इंटर्न कुछ जगह काम किया है, या मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक और एग्जाम्पल बताया था, वो भी आप लिख सकते हैं क्या, कि मैंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे प्रोफेशनल्स के साथ काम करा है, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके का आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो फॉर्मल एक्सपीरियंस तो होता है कि एक्चुअल में किसी कंपनी के साथ काम करना जहां आपको पेमेंट भी मिल रही हो, लेकिन वॉलंटरी हेल्प करना, इंटर्नशिप करना, ट्रेनिंग लेना, या अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स पे प्रोफेशनल्स के साथ काम करना, ये वो एक्सपीरियंस होता है जो फॉर्मल एक्सपीरियंस में तो काउंट नहीं होता, लेकिन यूं आपकी स्किल्स को डेवलप करता है और आपके लिए एक वो प्लस पॉइंट हो सकता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो इनमें ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई ना, उन चारों पांचों चीजों में कोई सी भी चीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। चारों पांचों चीजें मेंशन मत करिएगा, लेकिन चारों पांचों में से कोई भी एक आधी चीज यहां पर आप मेंशन कर दीजिए, यदि आप अपने आप को एज अ फ्रेशर दिखा रहे हो, एज अ बिगिनर दिखा रहे हो कि भाई मेरे को फॉर्मल वर्क का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ। इसके अलावा हम तीसरे में आई एम डायनेमिक, मतलब मैंने आई एम अ क्विक लर्नर, ठीक है, आई एम अ गुड लिसनर, इस तरीके की अगेन आप अपनी कुछ क्वालिटीज जो है आप बता सकते हैं। आई एम हार्ड वर्किंग, अगेन ईगर टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां पर आखिर में आपको क्या लिखना है, जिसे हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं, आखिर में आपको लिखना होता है प्लीज फाइंड माई एनक्लोज्ड बायोडेटा या अटैच्ड बायोडेटा अलोंग विद दिस एप्लीकेशन, राइट। आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ट्रेंडसेटर्स डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल एजेंसी। ये एक ऐसी लाइन है जो आप किसी भी जॉब एप्लीकेशन के अंदर आप जब लिखेंगे आखिरी लाइन, तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगी, दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट। अगर कोई कॉलेज में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू so and so college, so and so university, so and so school, so and so organization। बस नाम ही तो लिखना है उसका, आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू, और नाम लिख दो ऑर्गेनाइजेशन का जहां भी अप्लाई कर रहे हो, और बस हो गया। उसके बाद योर्स सिंसियरली लक्ष्मी कपूर, और बस हो गया, इतना ही है। लेकिन यहां तक तो एप्लीकेशन लिखी है, अब बायोडेटा भी तो एनक्लोज करना है ना। बायोडेटा एनक्लोज में सबसे पहले तो एनक्लोज्ड बायोडेटा लिखेंगे आप, सब कुछ लेफ्ट में ही रहेगा, एनक्लोज्ड बायोडेटा लिखेंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहां पर इस तरीके की एक पिक्चर छोटी सी बना दें, क्योंकि बायोडेटा जब भी जाता है, रिज्यूमे जाता है, तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है ना, फॉर्म वगैरह भरते हैं तो इस तरीके की एक छोटी सी फोटो आप बना दें, ठीक है। इसके बाद आपको बायोडेटा में लिखना क्या होता है, अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम भी लिख सकते हैं, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आप लिख सकते हैं। नेशनैलिटी आप अपनी बता सकते हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, एज, यस एज आप अपनी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, देखो राइटिंग स्किल्स में जो स्किल आपकी देखी जाती है वो ये देखी जाती है, अपनी किन चीजों का ध्यान रखा है। जैसे अगर आपने मास्टर्स की है तो लगभग 24 साल के आप हैं, वहीं पर अगर आप ये बोले और आप फ्रेशर है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और फिर आप यहाँ लिख रहे हैं 28 साल, विच मीन्स कि 21-22 साल में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई होगी, तो 5-6 साल आप क्या कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे क्या, क्या कर रहे थे उसमें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, वर्किंग एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप क्या कर रहे थे। तो इस तरीके के जो लूप होल्स आप कई बार छोड़ देते ना, यही होती है कि भाई आपने कितनी सही तरीके से डिटेल्स जो है भरी है, तो यही चेक करता है एग्जामिनर। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर 23-24 साल आप लिखेंगे ना, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट एज होगी। वहीं अगर आप लिखें कि आपके पास 2 इयर्स का या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी एज 26-27 साल, उस केस में आप लिख सकते हैं कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन हुई और उसके बाद 3-4 साल काम करने का एक्सपीरियंस, तो मेरी एज लगभग 26-27 साल अभी तक हो गई है, राइट। ये चीज समझ में आई। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशंस की डिटेल लिखनी है कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है। तो आप अपनी मार्केटिंग में, मतलब मास्टर ऑफ कॉमर्स, किसमें आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो क्या है, मार्केटिंग, बैचलर्स करिए किसमें, मार्केटिंग, कहां से, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की है। तो आप अगेन ईयर्स का ध्यान रखिएगा, अगर 22 के अंदर बैचलर्स कंप्लीट करी है ना आपने, तो 24 के अंदर आपकी क्या कंप्लीट हुई है, मार्केटिंग मास्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी हॉबीज बता सकते हो कि आपको क्या पसंद है। यहाँ पर लिखा है ट्रैकिंग एंड रीडिंग। आपकी अगर और कोई हॉबीज, अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आती है, ये आप अपनी स्ट्रेंथ्स में लिख सकते हैं। टीम के साथ यू आर वेरी गुड वर्किंग विद टीम, ये भी आप अपनी स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं। रेफरेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रेफरेंसेस जरूर मेंशन करें। अगर आप स्कूल, कॉलेज या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मेक श्योर 2 से 3 नाम आप जरूर लिख दें। कोई भी नाम लिख दीजिए, प्रोफेसर NK यादव,
ठीक है, मुझे भी कोई भी नाम अभी आ रहा है तो मैं बता दूंगी। प्रोफेसर एन के यादव, और प्रोफेसर एन के यादव कहाँ काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल कॉलेज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कुछ लिखेंगे कि आप लिखेंगे प्रोफेसर एन के यादव, ठीक है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। भाई आपको बताना होगा ना कहाँ पे काम कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और डिपार्टमेंट पे आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना, ये भी लिख सकते हैं। भाई कहाँ पर, प्रोफेसर तो है लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई छोटा सा तो है नहीं, हो सकता है एन के यादव नाम के और भी लोग हो, तो कौन से डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। ये पहला रेफरेंस हो गया। ऐसे ही कम से कम 2 रेफरेंसेस आप जरूर लिखें, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है अगर यहाँ आप अप्लाई कर रहे हो तो। ये रेफरेंसेस क्यों होते हैं बेटा, ये आप जब कल को सचमुच में भी जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना तो वहां पर भी रेफरेंसेस मांगते हैं। ये रेफरेंसेस क्यों मांगते हैं कि भाई आप किसी को जानते भी हो क्या, कोई आपकी गवाही ले सकता है कि कैन समवन वाउच फॉर यू कि नहीं ये कैंडिडेट जो है आप जिसे हायर कर रहे हो ये हायर करने लायक बंदा है नहीं है, इस वजह से रेफरेंसेस होते हैं यहाँ पर। अब जैसे स्कूल कॉलेज के लिए तो ठीक है ये, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर की तो ऐसे के अंदर रेफरेंसेस आपको नहीं कई बार पता होते कि मैं क्या रेफरेंसेस रखूं, तो उसमें जो बेस्ट आंसर होता है वो क्या है, अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। की अगर आप मुझसे ये अलग से मांगेंगे तो मैं तब आपको बिल्कुल बता सकता हूं या बता सकती हूँ, इस केस में बता सकती हूँ, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी और आपकी एप्लीकेशन डन। आपने अपना पूरी एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दिया अच्छे से, आपने बता दिया कि मैं एकदम बेस्ट हूँ इस फील्ड में, बहुत अच्छी हूँ इस फील्ड में, अपना पूरा बायोडेटा दे दिया। एनक्लोज्ड बायोडेटा जरूर यहां लिखना है आपको, एनक्लोज्ड बायोडेटा, ठीक है। कहां लिखेंगे, योर्स ट्रूली, अपना नाम लिखेंगे एंड आफ्टर दैट एनक्लोज्ड बायोडेटा। जॉब एप्लीकेशन बहुत लेंदी होता है ये लेटर, ठीक है, तो सिंस बहुत लेंदी होता है तो कई बार 2 से 3 पेजेस में ये चला जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, शीट आपकी है, कितनी भी पेजेस में चले जाए दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, अगर नोटिस को आप 2 पेजेस में ले जाए। नोटिस कभी भी 2 पेजेस में नहीं जाता बेटा, नोटिस हमेशा सिंगल पेज पर ही रहता है, इस चीज को ध्यान रखें। कई बार बच्चे आधा नोटिस एक पेज पे आधा दूसरे पेज पे, 0 मिलेगा इस केस के अंदर, ठीक है। लेटर चाहे लेटर टू एडिटर हो या फिर जॉब एप्लीकेशन हो, कितने भी पेजेस में ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जॉब एप्लीकेशन बेटा अच्छे से। इसके अलावा लेटर टू दी एडिटर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, लिंक भी मैं आपको बता चुकी हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगी ताकि आपको और इजीली मिल जाए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो इस पूरे वीडियो में, मेक श्योर यू आस्क। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है मैं कभी भी डाउट्स को नहीं रहने देती हूँ, हमेशा आपके डाउट्स को, कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ, राइट। अब बेटा हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली राइटिंग स्किल के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलेंगे एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, वहां पर सारे नोट्स और पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।